हेलो स्टूडेंट्स, आज हम क्लास 9th का चैप्टर नंबर 8 स्टार्ट करेंगे जिसका नाम है मोशन यानी कि गति। तो चलिए चैप्टर स्टार्ट करते हैं। इन एवरीडे लाइफ वी सी सम ऑब्जेक्ट्स एट रेस्ट एंड अदर्स इन मोशन। हम अपनी डेली की लाइफ में कुछ ऑब्जेक्ट्स को रेस्ट पे देखते हैं और कुछ ऑब्जेक्ट्स को मोशन में यानी कि गति में देखते हैं। रेस्ट यानी स्थिर अवस्था और मोशन यानी गति। Birds fly, fish swim, blood flow through veins and arteries and car move। देखिए पक्षी उड़ते हैं, मछलियाँ तैरती है, खून है जो वो हमारे वेन्स और आर्टरीज में नसों में से मूव करता है, गाड़ियाँ चलती है। एटम्स, मोलिक्यूल्स, प्लैनेट्स, स्टार्स एंड गैलेक्सीज आर ऑल इन मोशन। जितने भी एटम्स हैं, मोलिक्यूल्स हैं, वो सारे किस में हैं? मोशन में हैं। We often perceive an object to be in motion when its position changes with time। हम जनरली कब बोलते हैं कि कोई भी ऑब्जेक्ट मोशन में है? जब उसकी पोजीशन टाइम के साथ बदलती है। अगर किसी भी ऑब्जेक्ट की, किसी भी वस्तु की जो अवस्था है, अगर वो समय के साथ बदलती है तो हम उसे कहेंगे कि वो मोशन में है, वो ऑब्जेक्ट गति में है। However, there are situations where the motion is inferred through indirect evidence। हालांकि ऐसे कुछ सिचुएशंस आती है हमारे सामने जो कि मोशन है वो इनडायरेक्ट एविडेंस से हमें पता चलता है। इसका एग्जांपल इन्होंने दे रखा है, जैसे कि हवा है, हवा चलती है तो हमें वो दिखाई नहीं देती, पर हवा के द्वारा जब डस्ट पार्टिकल उड़ते हैं, चलते हैं एक जगह से दूसरी जगह, या फिर पत्ते हिलते हैं, या फिर जो पेड़ों की शाखाएं हैं वो हिलती है, तो उनके द्वारा हमें पता चलता है कि हवा चल रही है, एयर इज़ मूविंग। इसी तरह से सनराइज, सनसेट और चेंजिंग जो ये मौसम बदलते हैं, सूर्य उदय होता है, सूर्यास्त है, इन सब का कारण क्या है? क्या ये जो सब चीज़ें हो रही है ये अर्थ की मोशन के कारण हो रही है? अगर ऐसा है तो हमें अर्थ की मोशन डायरेक्टली दिखाई क्यों नहीं देती? ठीक है, तो इसमें आगे कह रहा है बच्चों, इन ऑब्जेक्ट में अपीयर टू बी मूविंग फॉर वन पर्सन एंड स्टेशनरी फॉर सम अदर। कह रहे कोई भी ऑब्जेक्ट है, कोई भी वस्तु है, वो एक पर्सन के लिए हो सकती है चल रही हो, जबकि दूसरे पर्सन के लिए वही वस्तु हो सकती है स्टेशनरी यानी कि रुकी हुई हो। ऐसा भी पॉसिबल है कि अगर एक ऑब्जेक्ट है, एक पर्सन के लिए वो मूविंग है और दूसरे पर्सन के लिए वो स्टेशनरी है। कैसे? एग्जाम्पल देखिए, मान लीजिए कोई पैसेंजर है, कोई सवारी बस में बैठी है, तो उसे जो रोड साइड के अब ट्रीज है यानी कि पेड़ है वो पीछे की तरफ चलते हुए दिखाई देंगे, पर जो पर्सन रोड साइड पे खड़ा है उसको वो पेड़ स्थिर दिखाई देंगे, स्टेशनरी दिखाई देंगे, जबकि जो पैसेंजर है, जो बस है, वो चलती दिखाई देगी। जबकि जो पैसेंजर है, जो कि सवारी है, जो बस में बैठे हैं, उन्हें अपने साथ वाले पैसेंजर रेस्ट पोजीशन में दिख रहे हैं, पेड़ चलते दिख रहे हैं, और जो आदमी बस से बाहर है, रोड पे खड़ा है, उसे बस और बस के अंदर वाले जो पैसेंजर है वो चलते दिखाई दे रहे हैं और वो खुद रेस्ट पे है। ये सारी ऑब्जर्वेशन क्या इंडिकेट करती है? ये ऑब्जर्वेशन इंडिकेट करती है मोस्ट मोशंस आर कॉम्प्लेक्स, यानी कि जो ज़्यादातर मोशंस है, ज़्यादातर गति है वो कॉम्प्लेक्स होती है, जटिल होती है। सम ऑब्जेक्ट्स में मूव इन स्ट्रेट लाइन, अदर्स में टेक अ सर्कुलर पाथ। कुछ ऑब्जेक्ट तो क्या है, स्ट्रेट लाइन यानी कि सीधी रेखा में चलते हैं, जबकि कुछ ऑब्जेक्ट सर्कुलर पाथ में चलते हैं। सम में रोटेट एंड अ फ्यू अदर्स में वाइब्रेट। कुछ घूमते हुए चलते हैं और कुछ वाइब्रेट होते हैं यानी कि टू एंड फ्रो मोशन करते हैं। देयर में भी सिचुएशंस इन्वॉल्विंग अ कम्बिनेशन ऑफ दिस। ऐसी सिचुएशन भी हो सकती है जहाँ पे इन सारे सिचुएशन का कम्बिनेशन हो, जहाँ पे मिलके एक या एक से ज़्यादा गति हो रही हो। इस चैप्टर में सबसे पहले तो हम पढ़ेंगे स्ट्रेट लाइन मोशन के बारे में। ये जो सीधी लाइन में मोशन है वो कैसे है। हम ऐसे मोशंस को सिंपल इक्वेशन ऑफ ग्राफ और ग्राफ की मदद से भी करेंगे। और फिर हम लास्ट में पढ़ेंगे इस चैप्टर में सर्कुलर मोशन के बारे में, यानी कि गोलीय जो गति है उसके बारे में। अब सबसे फर्स्ट टॉपिक के स्टूडेंट्स ये तो होगी इस चैप्टर की इंट्रोडक्शन कि मोशन होता क्या है। अब हम चैप्टर का फर्स्ट टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं जिसका नाम है डिस्क्राइबिंग मोशन। We describe the location of an object by specifying a reference point। हम किसी भी वस्तु की जो लोकेशन है, जो उसकी पोजीशन है, वो बता सकते हैं किसी भी रेफरेंस पॉइंट से। यानी कि हमने एक रेफरेंस पॉइंट ले लिया, एक जगह ले ली कि जिसके रेफरेंस देके हम किसी भी ऑब्जेक्ट की लोकेशन को बता सकते हैं। चलिए एक एग्जांपल के द्वारा इसको देखते हैं।
Let us assume that a school in the village is 2 किलोमीटर नॉर्थ ऑफ द रेलवे स्टेशन। चलिए मानते हैं कि कोई स्कूल है गांव में, वो 2 किलोमीटर है नॉर्थ की दिशा में, किससे? रेलवे स्टेशन से। देखिए अब इसने बता दिया कि जो स्कूल है वो 2 किलोमीटर है, पर 2 किलोमीटर किससे है वो स्कूल? रेलवे स्टेशन से। यानी कि जो रेलवे स्टेशन है वो क्या है? हमारा रेफरेंस पॉइंट है। इसी तरह से हम दूसरे रेफरेंस पॉइंट भी चूज़ कर सकते हैं अपनी कन्वीनियंस के हिसाब से, अपनी इच्छा के अनुसार। Therefore, to describe the position of an object, we need to specify a reference point called the origin. इसीलिए किसी भी ऑब्जेक्ट की पोजीशन को बताने के लिए हमें उसका रेफरेंस पॉइंट स्पेसिफाई करना पड़ता है, बताना पड़ता है, जिसको कि हम ओरिजिन भी बोलते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है हमारे पास मोशन अलोंग अ स्ट्रेट लाइन, यानी कि सीधी लाइन में जो मोशन है वो कैसे होता है, उसके बारे में हम पढ़ेंगे। द सिंपलेस्ट टाइप ऑफ मोशन इज़ द मोशन अलोंग अ स्ट्रेट लाइन। जो सबसे सिंपल तरह का मोशन है वो कैसा मोशन होता है? स्ट्रेट लाइन, यानी कि सीधी रेखा में गति। वी शैल फर्स्ट लर्न टू डिस्क्राइब दिस बाय एन एग्जाम्पल। हम इसके बारे में सबसे पहले एक एग्जाम्पल से पढ़ेंगे। कंसीडर द मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट मूविंग अलोंग अ स्ट्रेट पाथ। हमने एक ऑब्जेक्ट का मोशन मान लिया जो कि सीधी रेखा में चल रहा है। द ऑब्जेक्ट स्टार्ट इट्स जर्नी फ्रॉम ओ विच इज़ ट्रीटेड एज द रेफरेंस पॉइंट। ये जो जर्नी थी ये ओ पॉइंट से शुरू हुई, जिसको कि हमने रेफरेंस पॉइंट यानी कि ओरिजिन मान लिया। लेट ए बी सी रिप्रेजेंट द पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट एट डिफरेंट इंस्टेंट्स। जो ये ए पॉइंट है, बी पॉइंट है, सी पॉइंट है, ये अलग अलग समय पे अलग अलग रेफरेंस ऑफ पॉइंट पे अलग अलग उसकी पोजीशन है। एट फर्स्ट द ऑब्जेक्ट मूव थ्रू सी एंड बी एंड रिचेस ए। सबसे पहले ऑब्जेक्ट ओ से चल के सी पे जाएगा, फिर बी पे जाएगा और फिर ए पे जाएगा। Then it moves back along the same path and reaches C through B. फिर वापस वो A से जाता हुआ B के पास जाएगा और फिर B से C के पास जाएगा। The total path length covered by the object is OA plus AC. अब देखिए ऑब्जेक्ट था जो स्टूडेंट्स वो कैसे मूव करा? पहले वो O से गया ए तक, किसके थ्रू गया? पहले सी पे गया, फिर बी पे और फिर ए पे। फिर वापस वो ए से कहाँ पे? पहले ओ से सी पे, सी से बी पे और बी से ए पे, और फिर वापस ए से बी पे गया और बी से सी पे आया। तो जो टोटल पाथ होगा, उसने टोटल पाथ लेंथ कवर करी है, वो क्या हो जाएगी? ओ ए प्लस में ए सी, यानी कि ओ ए प्लस ए सी। अब ओ ए देखो कितना था? 60 किलोमीटर, और ए और सी के बीच में डिस्टेंस कितना है? देखिए कैसे निकाल सकते हो ए और सी के बीच में डिस्टेंस? टोटल कितना है ओ से लेके ए तक का? यस 60, माइनस हमें क्या करना है? ओ से लेके सी तक का, यानी कि 25। तो हमारे पास ये क्या आ जाएगा स्टूडेंट्स? 35, यानी कि ए से लेके सी तक का डिस्टेंस हमारे पास कितना है? 35। यही हमने इसमें किया हुआ है। 60 + 35 = 95 किलोमीटर। दिस इज़ द डिस्टेंस कवर्ड बाय द ऑब्जेक्ट। ये टोटल डिस्टेंस हम इसको बोलेंगे जो कि ऑब्जेक्ट ने कवर किया है। टू डिस्क्राइब डिस्टेंस वी नीड टू स्पेसिफाई ओनली द न्यूमेरिकल वैल्यू एंड नोट द डायरेक्शन ऑफ मोशन। डिस्टेंस को दिखाने के लिए हम सिर्फ न्यूमेरिकल वैल्यू लेंगे, गणित की वैल्यू लेंगे, हम उसकी डायरेक्शन को नहीं दर्शाएंगे। देयर आर सर्टेन क्वांटिटीज़ विच आर डिस्क्राइब्ड बाय स्पेसिफाइंग ओनली देयर न्यूमेरिकल वैल्यू। ऐसी बहुत सारी क्वांटिटीज़ है जो कि सिर्फ उसकी न्यूमेरिकल वैल्यू को बताने से ही स्पेसिफाई की जा सकती है। द न्यूमेरिकल वैल्यू ऑफ अ फिजिकल क्वांटिटी इज़ इट्स मैग्नीट्यूड। जो न्यूमेरिकल वैल्यू है किसी भी फिजिकल क्वांटिटी का, उसको हम क्या बोलते हैं? उसका मैग्नीट्यूड। From this example, can you find out the distance of the final position C of the object from the initial position O? अब क्या कह रहा है कि इस एग्जाम्पल से क्या आप जो फाइनल पोजीशन थी C और जो इनिशियल पोजीशन थी O, यानी कि जहाँ से उसने शुरू करा था इनिशियल और जहाँ पे उसने ख़त्म किया था फाइनल, इन दोनों का डिफरेंस बता सकते हो? यस, हम बता सकते हैं। हम क्या करेंगे इसमें से? इनिशियल डिस्टेंस क्या था? OA माइनस फाइनल डिस्टेंस क्या था? AC, यानी कि कितना आ जाएगा हमारे पास? 25 सेंटीमीटर।
This difference will give you the numerical value of the displacement of the object from O to C through A. देखिए स्टूडेंट्स, दो टर्म है हमारे पास. एक हमारे पास टर्म है डिस्टेंस और दूसरी है डिस्प्लेसमेंट. डिस्टेंस और दूसरी हमारे पास क्या है, डिस्प्लेसमेंट. डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट में अंतर समझिए, डिफरेंस समझिए. डिस्टेंस तो क्या है, टोटल पाथ कवर, कि कोई भी ऑब्जेक्ट वो जितना भी चला है उनको हम टोटल ऐड कर देंगे तो वो हमारे पास डिस्टेंस हो जाएगा. और डिस्प्लेसमेंट क्या है, हमें डिस्प्लेसमेंट में सिर्फ फाइनल पोजीशन और इनिशियल पोजीशन देखनी है. हमें नहीं पता कि वो कैसे चल के गया है, घूम के गया है, पर आखिरी में वो कहाँ पे पहुँचा, कितना भी वो घूमा हो और शुरुआत उसने जहाँ से की थी, उन दोनों का जो डिस्टेंस होगा वो कहलाएगा डिस्प्लेसमेंट. यानी कि द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस मेजर्ड फ्रॉम द इनिशियल टू द फाइनल पोजीशन ऑफ ए ऑब्जेक्ट इज़ नोन एज डिस्प्लेसमेंट. तो स्टूडेंट्स यहाँ पे आपको डेफिनेशन अंडरलाइन करनी है. डिस्प्लेसमेंट की डेफिनेशन ये हो गई कि कम से कम डिस्टेंस इनिशियल से फाइनल पोजीशन के बीच में जब हम मेज़र करते हैं तो उसको हम बोलते हैं डिस्प्लेसमेंट. और हमारे पास डिस्टेंस क्या था, द टोटल पाथ लेंथ कवर्ड बाय एन ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड द डिस्टेंस कवर्ड बाय एन ऑब्जेक्ट. बीच में ये लाइन आप कट कर सकते हो, ये जो न्यूमेरिकल वैल्यू दे रखी है, बाकी ये इसकी डेफिनेशन है. कैन द मैग्नीट्यूड ऑफ द डिस्प्लेसमेंट बी इक्वल टू द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय एन ऑब्जेक्ट. क्या जो डिस्प्लेसमेंट का मैग्नीट्यूड है वो डिस्टेंस के इक्वल रहेगा. चलिए देखते हैं. कंसिडर द एग्जाम्पल गिवन इन फिगर 8.1, जो हमने अभी एग्जाम्पल किया था 8.1 में, इसी को दोबारा देख रहे हैं हम. फॉर मोशन ऑफ द ऑब्जेक्ट फ्रॉम ओ टू ए, ओ से ए तक का जो मोशन है उसमें डिस्टेंस कवर किया 60 किलोमीटर. एंड द मैग्नीट्यूड ऑफ द डिस्प्लेसमेंट इज़ ऑल्सो 60 किलोमीटर. अगर हम डिस्प्लेसमेंट निकालें ओ से ए की तो डिस्प्लेसमेंट भी 60 है और डिस्टेंस भी 60 है. ड्यूरिंग इट्स मोशन फ्रॉम ओ टू ए एंड बैक टू बी द डिस्टेंस कवर्ड इज़, अब देखिए कह रहा है इसमें, अगर ओ से ए जा रहा है पहले और फिर ए से बी तक जा रहा है, यानी कि ए से बी तक वो वापस जा रहा है, तो डिस्टेंस कितना हो जाएगा, ओ से ए में क्या ऐड करेंगे, ए से बी का डिस्टेंस, यानी कि 60 + 25 85 सेंटीमीटर. ठीक है, ये तो हमारे पास क्या हो गया, डिस्टेंस. जबकि डिस्प्लेसमेंट निकालेंगे तो डिस्प्लेसमेंट कैसे निकालेंगे, इनिशियल पोजीशन उसकी क्या थी, ओ, फाइनल पोजीशन उसकी क्या है, बी, यानी कि ओ से लेके बी तक का जो डिस्टेंस होगा वो उसका क्या कहलाएगा, डिस्प्लेसमेंट. तो इसलिए इसकी डिस्प्लेसमेंट कितनी हो गई, 35 सेंटीमीटर. दस द मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट इज़ नॉट इक्वल टू द पाथ लेंथ. इसीलिए इसमें जो डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस का जो मैग्नीट्यूड था वो इक्वल नहीं आया. इसलिए बच्चों ये ज़रूरी नहीं है कि डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट हमेशा आपका सेम रहे. फर्दर वी विल नोटिस दैट द मैग्नीट्यूड ऑफ द डिस्प्लेसमेंट फॉर ऑफ कोर्स ऑफ मोशन मे बी 0 बट द कोरस्पॉन्डिंग डिस्टेंस कवर्ड इज़ नॉट 0. देखो बच्चों, ये तो हो सकता है कि जो डिस्प्लेसमेंट है वो 0 आ जाए, पर डिस्टेंस कभी भी 0 नहीं आ सकता. देखिए कैसे, अगर ऑब्जेक्ट ने देखो ओ से चलना स्टार्ट किया, ए तक गया और ए से वापस ओ तक गया, तो डिस्टेंस तो क्या हो जाएगा, 60 पहले लेफ़्ट साइड में गया और 60 फिर वापस टर्न हो गया, 60 + 60 यानी कि 120, तो उसका क्या हो गया, डिस्टेंस हो गया. डिस्प्लेसमेंट का फॉर्मूला मैंने आपको क्या बताया था, फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन. अब फाइनल पोजीशन भी ओ यानी कि 0 और इनिशियल पोजीशन भी ओ यानी कि 0, इसलिए इसमें डिस्प्लेसमेंट क्या आ गया, 0, जबकि डिस्टेंस कभी भी 0 नहीं हो सकता. देखिए यही इसमें लिखा हुआ है. इफ़ यू कंसिडर द ऑब्जेक्ट टू ट्रैवल बैक टू ओ, द फाइनल पोजीशन कोइंसाइड्स विद द इनिशियल पोजीशन. अगर जो ऑब्जेक्ट है वापस ओ पे जा रहा है तो इनिशियल और फाइनल पोजीशन क्या कर जाएगी, आपस में मिल जाएगी, इसीलिए डिस्प्लेसमेंट क्या हो जाएगी, 0. जबकि डिस्टेंस कवर्ड इस जर्नी में क्या है, ओ ए प्लस ए ओ इज इक्वल टू 120 किलोमीटर. Thus, to different physical quantities, the distance and displacement are used to describe the overall motion of an object and to locate its final position with reference to its initial position at a given time. इसीलिए
डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट दो अलग अलग क्वांटिटी है, फिजिकल क्वांटिटीज़ हैं, जो कि दोनों किस में यूज़ होती है, ऑब्जेक्ट के मोशन को बताने के लिए, ऑब्जेक्ट की फाइनल पोजीशन को लोकेट करने के लिए, किसके रेफरेंस से, उसकी इनिशियल पोजीशन से। तो ये हमारे पास हो गया डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट में अंतर क्या होता है। अब आप ये जो फर्स्ट सेकंड थर्ड क्वेश्चन है स्टूडेंट्स, ये आप ट्राई कर सकते हो कि ये सारे आपको डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट के ही दे रखे हैं, ये आप निकाल सकते हो। एक बार देखिए फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, एन ऑब्जेक्ट हैज़ मूव्ड थ्रू अ डिस्टेंस, कैन इट हैव ज़ीरो डिस्प्लेसमेंट, इफ़ येस पुट योर आंसर विथ इन एग्जाम्पल। कह रहा कि कोई ऑब्जेक्ट है, उसने कुछ डिस्टेंस मूव किया, क्या उसकी ज़ीरो डिस्प्लेसमेंट हो सकती है, अगर हाँ तो उसको एग्जाम्पल देके एक्सप्लेन कीजिए। अभी हमने ऊपर ये वाला एग्जाम्पल देके एक्सप्लेन किया है, आप यही लिख सकते हो। ये जितना भी यहाँ से टॉपिक है ये आ जाएगा कि किस तरह से उसकी डिस्प्लेसमेंट तो ज़ीरो हो गई क्योंकि वो वापस अपनी इनिशियल पोजीशन पे पहुँच गया, इनिशियल और फाइनल पोजीशन कोइंसाइड कर गई, जबकि डिस्टेंस क्या था, AO प्लस OA। तो इस तरह से शो कर सकते हो आप। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, ए फार्मर मूव्स along the boundary of a square field of side 10 meter in 40 seconds. What will be the magnitude of displacement of the farmer at the end of 2 minutes 20 seconds from his initial position? एक मैं क्वेश्चन समझा देती हूँ, आप ट्राई करना, और अगर कोई प्रॉब्लम हो तो फिर मैं आपको कल बता दूँगी। कोई फार्मर है, वो अपने खेत की जो स्क्वायर बाउंड्री है वो 10 मीटर की है, वो 40 सेकंड में कवर कर लेता है। What will be the magnitude of displacement of the farmer at the end of 2 minutes 20 सेकेंड? 2 मिनट 20 सेकेंड ख़त्म होने पे वो कितने डिस्प्लेसमेंट कवर करेगा। थर्ड क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू फॉर डिस्प्लेसमेंट? डिस्प्लेसमेंट के लिए कौन सा ट्रू है? इट कैन नॉट बी ज़ीरो। पर ये तो गलत है, डिस्प्लेसमेंट तो ज़ीरो हो सकता है, तो ये स्टेटमेंट हमारे पास फॉल्स है। बी देखिए, इट्स मैग्नीट्यूड इज़ ग्रेटर दैन द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द ऑब्जेक्ट। इसका मैग्नीट्यूड हमेशा डिस्टेंस से ज़्यादा होता है, तो ये भी फॉल्स है क्योंकि डिस्टेंस हमेशा ज़्यादा होता है, डिस्टेंस टोटल पाथ है। ये इक्वल हो सकते हैं पर कभी भी डिस्प्लेसमेंट डिस्टेंस से ज़्यादा नहीं हो सकता, तो दोनों में से कोई भी स्टेटमेंट ट्रू नहीं है। नेक्स्ट देखिए, आपका टॉपिक है हमारे पास बच्चों 8.1.2 यूनिफॉर्म मोशन एंड नॉन यूनिफॉर्म मोशन। Consider an object moving along a straight line. Let it travel 5 meter in the first second, 5 meter more in the next second, 5 meter in the third second and 5 meter in the fourth second। मान लीजिए कि कोई ऑब्जेक्ट स्ट्रेट लाइन में मूव कर रहा है, फर्स्ट सेकंड में उसने 5 मीटर का डिस्टेंस कवर किया, नेक्स्ट सेकंड में फिर उसने 5 मीटर का, फिर थर्ड सेकंड में फिर 5 मीटर का, यानी कि वो इक्वल टाइम में, इक्वल इंटरवल में इक्वल डिस्टेंस कवर कर रहा है। तो ऐसे मोशन को हम क्या बोलेंगे? यूनिफॉर्म मोशन। इन दिस केस द ऑब्जेक्ट कवर्स 5 मीटर इन ईच सेकेंड। इस केस में जो ऑब्जेक्ट है वो हर सेकेंड के अंदर 5 मीटर का डिस्टेंस कवर कर रहा है। As the object cover equal distance in equal interval of time, it is called uniform motion। यहाँ से आप अंडरलाइन कर लेना अपनी बुक में, नोटबुक में आप नोट्स भी बना सकते हो इसके डेफिनेशंस के। The object covers equal distance in equal interval of time, it is said to be in uniform motion। जब ऑब्जेक्ट इक्वल डिस्टेंस कवर करता है इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में, उसको हम बोलेंगे यूनिफॉर्म मोशन। द टाइम इंटरवल इन दिस मोशन शुड बी स्मॉल। जो टाइम इंटरवल है वो छोटा होना चाहिए। इन आवर डे टू डे लाइफ वी कम अक्रॉस मोशन वेयर ऑब्जेक्ट कवर अनइक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। हम अपनी डेली लाइफ में ऐसे कई इंसिडेंट्स देखते हैं जहाँ पे जो ऑब्जेक्ट है वो अनइक्वल डिस्टेंस कवर करता है इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में। मतलब कि ज़रूरी नहीं है कि वो हर सेकंड में सेम ही डिस्टेंस कवर करे, तो ऐसे मोशन को हम क्या बोलते हैं? नॉन यूनिफॉर्म मोशन। इसके एग्जांपल क्या है बच्चों? फॉर एग्जांपल, व्हेन अ कार इज़ मूविंग ऑन अ क्राउडेड स्ट्रीट और अ पर्सन इज़ जॉगिंग इन अ पार्क। कोई भीड़ वाली जगह है, वहाँ पे कार चल रही है, तो कार हर सेकंड में इक्वल डिस्टेंस कवर नहीं कर सकती क्योंकि भीड़ भाड़ वाली जगह है, कभी स्पीड ज़्यादा होगी कभी कम होगी। या फिर
कोई पर्सन है वो जॉगिंग कर रहा है, दौड़ रहा है धीरे धीरे पार्क में, तो उसकी स्पीड भी क्या हो सकती है, डिस्टेंस कम ज़्यादा हो सकता है। इसीलिए ऐसे मोशन को हम क्या बोलते हैं, नॉन यूनिफॉर्म मोशन। आई होप आपको यूनिफॉर्म और नॉन यूनिफॉर्म मोशन समझ आ गया होगा। यूनिफॉर्म क्या है, इक्वल इंटरवल इन इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम is called uniform motion, और नॉन यूनिफॉर्म when object covers unequal distance in equal interval of time। ये इसकी डेफिनेशन हो गई। when object covers unequal distance in equal interval of time, तो इसका एग्जांपल है कार मूविंग इन a crowded street, ये नॉन यूनिफॉर्म हो गया। और इसका आप ले सकते हो कार मूविंग ऑन अ प्लेन रोड, अगर कार प्लेन रोड पे चल रही है तो वो यूनिफॉर्म मोशन में चल सकती है, और अगर क्राउडेड स्ट्रीट पे भीड़ वाली गली में चल रही है तो नॉन यूनिफॉर्म मोशन का एग्जांपल है। तो चलिए स्टूडेंट्स, आज के लिए हम इतना ही करेंगे। कल हम करेंगे टॉपिक 8.2 यानी कि मेजरिंग द रेट ऑफ मोशन। आपको ये जितना टॉपिक समझा है अपनी बुक में से अच्छे से रीड करना है, और कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप मेरे नंबर पे फ़ोन करके पूछ सकते हैं। थैंक यू।